चैनल। हमारे YouTube चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का सिलेबस, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। हमारे भारत देश में ये जो शक्तियाँ आई, ये क्यों आई, ये कैसे आई, इन्होंने हमारे देश पर कैसे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी, कैसे हमारे ही देश को गुलाम बनाया गया, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आज हमारे चैप्टर यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे कि वो कैसे आए और कैसे उन्होंने अपना प्रभुत्व हमारे देश में जमाने की कोशिश करी। ये चैप्टर हम 3 पार्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं बाकी कितने पार्ट होते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूँ ये चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक मार्ग। सबसे पहले तो ये यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत आई ना, इन्हों को सबसे अच्छा लगा हमारे देश का कि हमारे देश में आएंगे, हमसे सामान खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे और दूसरे देशों में वही सामान महंगा बेचेंगे। क्योंकि हमारे देश में पहले भी आबादी ज़्यादा थी, आप भी आबादी ज़्यादा है, हम लोग क्रिएटिव तो थे ही, हमारे यहाँ पे सामान भी इजीली मिलता था और सस्ते भाव में मिलता था। पर इन्होंने कोशिश करी बस उससे हथियार उसको ख़रीदें हमसे और दूसरे देशों में 2 गुने 4 गुने 5 गुने भाव में बेचते हैं। ये इनका इरादा था। व्यापारिक मार्ग। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में आना शुरू किया था इन लोगों ने। ओके फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में ये लोग आए। यार कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा आज। कैसे आए, कितने में आए? 1498। ये लिखा हुआ पा रहे हैं ना आप? 1498 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है अंग्रेज 1600 में। इनकी क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आए डच 1606 में। इनकी क्या थी? हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी हैं। 1664 में आए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हम इन्हीं के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन कब आया, सबसे पहले कौन आए, इन्होंने कैसे कैसे हमारे देश में कब्जा करने की कोशिश की, कौन कब्जा कर पाए, कौन नहीं कर पाए। तो आप ये सारे इनको तो याद रखना ही रखना है आपको कि पहले भारत कौन आया, किसने हम पर कब्जा किया, कैसे कैसे चीज़ें रहीं। इनकी ये डेट्स याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको पढ़ते चलेंगे ना, आपको ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी। यूपीएससी वगैरह में यही सब आता है। जो लोग आगे चल के तैयारी करना चाहेंगे तो उनको ये सब काम आएगा। चलिए, यूरोपीय शक्तियों ने भारत में जल थल के माध्यम से व्यापार करना प्रारंभ किया। जब भारत में आए हैं तो व्यापार करने के लिए तो आए हैं, तो अब कैसे व्यापार करेंगे? जल के माध्यम से आए, थल के माध्यम से आए। जैसे भी आने का गुंजाइश थी वो वैसे वैसे आना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ियों से होता हुआ समुद्री मार्ग था, जिसमें इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। फारस की खाड़ी जो है वहाँ से समुद्री मार्ग से आते थे। इसमें इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा, जो जो देश पड़ रहे हैं बीच में, उन सब से क्या कहते हैं, व्यापार करते थे ये लोग। दूसरा मार्ग बना। दूसरा मार्ग कौन सा था? लाल सागर, अलेक्जेंड्रिया का, जहाँ समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा से होता था। ये क्या था? फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से हुआ। ये दूसरा है अलेक्जेंड्रिया वाला, लाल सागर वाला। ये तीसरा कौन सा है? तीसरा है मध्य एशिया से, मिस्र फिर यूरोप के लिए जाता था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके में क्वेश्चन भी है तो इनको याद रखना है आप लोगों को। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर आपके में क्वेश्चन भी है और आपकी जब एग्ज़ाम होंगे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों याद रखिएगा इनको। ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन भी है ये।
ओके फ्रेंड्स, पहला कौन सा था बताएंगे? पारस की खाड़ी। दूसरा कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया। तीसरा कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया यानी लाल सागर वाला। ओके फ्रेंड्स, और तीसरा कौन सा है? मध्य एशिया से। भारत के वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की वस्तुओं को एकाधिकार के लिए यूरोपीय शक्तियों को रोका। इटली ने चाहा कि सिर्फ वो भारत की चीज़ों को यूज़ करे। इटली ने चाहा वो भारत की जो भी सामान है, जो भी मतलब व्यापार है, वो सब वो अपने हाथों में कर लें, जिससे कि वो और देशों में बेचें और जिससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, जिससे ज़्यादा सशक्त हो सकें, जिससे अपने देश में सारी उन्नति कर सकें, विकास कर सकें। पैसा तो उन्नति और विकास के लिए आवश्यक है, जो आज भी आवश्यक है, जो कल भी आवश्यक था। तो बस उन्होंने पूरी कोशिश की बेहतर से बेहतर करने की। 15वीं शताब्दी में 1453 ईसा में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। किसने अपना अधिकार किया? तुर्कों ने अपना अधिकार किया। पुराने सभी यूरोपो तुर्कों के साथ संचार के माध्यम बंद कर दिए। जितने भी पुराने माध्यम से जिनसे व्यापार हो सकता था, कब्जा कर लिया। भाई अब उनकी मर्जी होगी उसको जाने देंगे, जिसकी मर्जी नहीं होगी नहीं जाने देंगे। उन्होंने बंदी कर दिए, बिंदु बना लिया और कुस्तुनिया को अपना केंद्र बिंदु बना लिया। अतः व्यापार के लिए कुस्तुनिया पार कर कर जाना ही पड़ता था। तो अगर किसी का, मान लीजिए आपका घर रास्ते में पड़ता है किसी चीज़ की और मजबूरी है उसे क्रॉस करके जाना, फिर तो आपकी मर्ज़ी है आप जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। इसी तरह हाल था वहाँ का। अतः व्यापार के लिए कुस्तुनिया पार करना पड़ता था, परंतु तुर्कों द्वारा कब्जे के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को धक्का लगा। उन्होंने बोल दिया भाई हम नहीं जाने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। फिर कैसे व्यापार होगा जब हम जा ही नहीं पाएंगे? मान लीजिए हमें यहाँ जाना है, बीच में ये कुस्तुनिया पड़ता है, ये अनेक राज्य, यहाँ से होते हुए जाना है, पर ये यहाँ पहुँचना है, ये जाने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं हम नहीं जाने देंगे, हम तो यूँ बेड़ा लगा रहे हैं यहाँ पे। कैसे जाओगे? कोई, अब आपको क्या करना होगा? आपको दूसरे मार्ग ढूंढने पड़ेंगे कि जाएं कैसे। तो बस यही करने का प्रयास किया गया। अब मध्य व्यापार के लिए धक्का लगा। अब समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। समुद्री मार्ग की खोज। यूरोप ने भारत से व्यापार करने के लिए अनेक समुद्री मार्गों की खोज की, जो संभावनाओं के आधार पर थी। आसपास के राजा और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए गए। अगर आपको किसी के घर पर कब्जा करना है, किसी के ऊपर कब्जा करना है या क्या, तो आप उसे कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो लालसा देंगे जिससे आप उसकी चीज़ों पर कब्जा कर पाएँ। तो इसी तरीके से इन लोगों ने किया। इन लोगों ने, जो हमारे भारत के राजा रानी थे, उनको बोला हम आपको धन देंगे, पैसा, धन देंगे, दौलत देंगे, सिंहासन देंगे, ध्वज देंगे कि आपका राज्य चलेगा पूरे विश्व में, आपका ध्वज लहराएगा, आपका कब्जा होगा, आपका स्वामित्व होगा, आपकी सब सुनेंगे। ये सारी लालसाएं दी, और ये लालसाओं के आगे जो भी हमारे भारत के राजा रानी थे वो झुक गए और उनकी बातों में आ गए, मीठी मीठी बातों में। और उन्होंने तो सिर्फ बोला था, करा थोड़ी था। धन, राज्य के आम आदमियों के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म को दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। मतलब ये भारत आए क्यों थे, उसके ये पॉइंट्स हैं कि धन इकट्ठा करने आए थे, ईसाई धर्म को फैलाने आए थे। अगर आपको ये पॉइंट्स भी याद रह गए ना तो आप लिख देंगे, मुझे ये यकीन है। ध्वज के लिए आए थे कि जो भारत है उस पर ध्वज, यूरोप का ध्वज लहराए, हमारे देश पर कब्जा कर सकें, अपना ध्वज का झंडा दूर दूर तक फहराएं। यूरोप के राजाओं ने नाविकों को खर्चा उठाया, क्योंकि जब कुस्तुनिया ने मना कर दिया कि वो यहाँ से होके भारत नहीं आने देंगे, तो इन्होंने क्या किया, नाविकों को भेजा जल के द्वारा। नाविक आए, ऐसे ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे भारत आएँ। फिर तो उसका, अब नाविक आए हैं तो उनका खर्चा किसी को तो उठाना पड़ेगा। उनका खर्चा उठाया वहाँ के जो मतलब यूरोप के लोग हैं, यूरोप के जो राजा रानी हैं,
उन्होंने खर्चा उठाया, किसी को तो खर्चा वहन करना पड़ेगा ना, तो बस उन्होंने खर्चा उठाया वहाँ का। नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज की और दिशाओं का अच्छा ज्ञान था। कुतुबनुमा क्या था, मतलब दिशाओं का अच्छा ज्ञान था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने की अमेरिका की खोज? कोलंबस ने। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कहाँ के निवासी थे? स्पेन के। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 में पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वार के द्वारा नया जलमार्ग मिला। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। कब की? 1498 में। अब ये मत सोचना कि तब भारत उन्होंने ढूंढा और तब भारत आया। भारत पहले से था, आपने देखा ना, पहले भी व्यापार हो रहा था, पर नए नए रास्तों की खोज की गई, दुनिया के सामने आया कि ये भारत जैसा कोई देश है। था तो पहले से, ऐसा नहीं है कि आज आपको कोई चीज़ मिली है तो वो पहले थी ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। चीज़ थी, वो था, पर उसको आपने ढूंढ निकाला, दुनिया के सामने ले आया। यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। सोना, चांदी, लाते तथा सूती, रेशमी कपड़े अथवा मसाले ले जाने लगे। यहाँ से सोना लिया, चांदी लिया, रेशमी कपड़े लिए, सस्ते दामों पर खरीदे और सस्ते दामों पर ले जाके और अपने यहाँ पे बेच दिए महंगे दामों पर। मुनाफा कमा रहे हैं उससे, मसाले ले जाने लगे, मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कोई अपना जहाज लाने का प्रयास नहीं करता था। और ऐसा नहीं है कि उससे आए कि भागीदारी से कि चलो चलो सब बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने कब्जा किया कि भाई इतनी नौसेना अपनी सशक्त कर ली कि कोई और अपना जहाज लाने की कोशिश ही ना कर पाए। वहाँ अगर जहाज लाएगा, उनकी नौसेना है इनकी, वो मार गिराएगी, उनको निकाल देगी वहाँ से। तो इसलिए लोग डर की वजह से नहीं लेकर आते थे और एकाधिकार कर लिया इन्होंने। जहाज लाने का प्रयास करते थे। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आ गए। वास्को डिगामा आए, ऐसे भारत की खोज हो गई कि भारत है वहाँ और ये रास्ता है, इस रास्ते से पहुँचा जा सकता है भारत। फिर क्या था, हॉलैंड निवासी आ गए, फ्रांस के आ गए, इंग्लैंड के आ गए यहाँ पर अपना व्यापार करने। हर कोई अपना व्यापार करना चाहता, हर कोई मुनाफा कमाना चाहता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का विकास कैसे हुआ, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा के लिए जहाज, नाविकों तीनों आवश्यक थे। अगर आपको किसी और देश में यात्रा करनी है, व्यापार करना है, तो क्या चाहिए? धन चाहिए। जाएंगे कैसे? एरोप्लेन से जाएंगे आप। अब आप पानी वाले जहाज़ से नहीं जाएंगे तो एरोप्लेन से जाएंगे। उस समय पानी वाले जहाज़ से जाते थे। नाविक चाहिए। अब वो जो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उसको पायलट चलाएगा। पायलट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे जाओगे वरना? तीनों की आवश्यक होगी। वैसे पहले जहाज़ चलाने के लिए नाविकों की आवश्यकता होती थी। इन साधनों के होने के कारण कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी के दौरान शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारी कंपनियों को स्थापित कर दिया। कब किया? 1600 से 1670 में। ये सारी डेट्स, कुछ डेटें याद रखना बच्चा, थोड़ा मुश्किल है पर करनी तो पड़ेंगी। व्यापारी कंपनियां, व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी जो व्यापार में अपनी अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और लाभ कमाते हैं। मान लीजिए व्यापार कंपनियां क्या होती हैं? ये कंपनी है, इसमें आपने पैसे लगाए हैं,
आपके दोस्त मान लीजिए, आपने पैसे लगाए हैं, मीना ने पैसे लगाए हैं, सीता ने पैसे लगाए हैं, मोहन ने पैसे लगाए हैं, मधु ने पैसे लगाए हैं। आप चारों ने मिलकर 10 रुपये का कुछ लिया, 10 रुपये की मान लीजिए टॉफ़ी ले ली। ठीक है, आप लोगों ने टॉफ़ी ले ली 10 रुपये की। अब ये टॉफ़ी आपने मोहन को कितने रुपए में बेच दी? 50 रुपये में बेच दी। खरीदी तो थी आप लोगों ने 10 रुपये की, 10-10 रुपये की, यानी 2-2 रुपये लगाए थे। तो ये क्या हो गई, जो अपना धन लगाया है आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने में, फिर उसे महंगा बेचा, कितने? 50 रुपये में। 40 रुपये क्या कमाया? मुनाफा। अब ये 40 रुपये आप 5 लोग आपस में जो बांटेंगे उसको कहेंगे प्रॉफिट। और यही करती थी ये कंपनियां, अपना अपना पैसा लगा के कंपनी में और फिर उससे सामान खरीदती थी व्यापार का, और फिर उसको महंगे दामों में बेचती थी। जो प्रॉफिट कमाती थी वो आपस में लाभ को आपस में बांट लेते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी का आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ भी ना पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कमी है, मैं उसे कोशिश करूँगी सुधारने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।